हेलो एवरीवन। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों, आपका एग्जाम का डेट सब आ गया है। और आप लोग का कई जन का फ़ोन मैसेज आ रहा था कि सर हमारे लिए वीडियोस क्यों नहीं, सर हमें बचाइए, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी हो चुका है। यस बॉयज एंड गर्ल्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम को इतना भी लाइटली मत लो कि बीकॉम में पढ़ना पड़ता है क्या। डेफिनेटली your BCom, your graduation marks are really very very important. तो कोई भी आपको बैक नहीं लगे, इसीलिए आई एम बैक हियर विद द वीडियोस टू हेल्प यू आउट, राइट। बट रिमेंबर, सिर्फ वीडियोस देख लेने से नहीं होगा। इस गलत फहमी में मत रहना कि आप किसी भी XYZ टीचर्स का वीडियोस देख लोगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। लर्निंग, जहाँ पे लर्निंग का सब्जेक्ट है, जहाँ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, वहाँ प्रैक्टिस वो आपको करनी पड़ेगी। रिमेंबर, देयर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। एंड अगर कोई भी अगर आपको ये बोलता है बस मेरा वीडियो देख लो उसके बाद तो बेड़ा पार है, आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं हो सकता है कि वीडियो देखने से नहीं होगा, लर्न भी करना होगा। अब क्लास क्लास 12 तक आप कितना कुछ लर्न करते थे, कितनी बार स्कूल एग्जाम देते थे, तो यहाँ तो आप सीधा CU एग्जाम देने जा रहे हो बिना लर्न किए बिना, तो दोस्तों नहीं हो सकता है। आप ये मत सोचना कोई कैप्सूल लेके आया हूँ और ये कर लिया और बस एग्जाम में जाके तो फटाफट लिख सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई अगर ऐसा दावा करता है, आई एम सॉरी टू से दोस्तों, वो गलत है। क्लियर? सो डोंट लीव योर हैबिट ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, एंड अभी भी वही जुनून रखो कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है, हमको टॉपर बनना है, तब जाके कहीं कुछ डिसेंट मार्क्स आएगा एंड बैक नहीं लगेगा। क्लियर? सो सप्ली नहीं लगे ऐसे इरादा से मत पढ़ाई करो। पढ़ाई करो कि हमको 80%, 90%, 70% स्कोर करना है, बिकॉज ग्रेजुएशन का मार्क्स जितना स्ट्रांग रहेगा, कॉम्पिटिशन आप उतना ही आगे रहोगे। प्लीज रिमेंबर दिस ना। आज अपना विल बी स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। रिक्वेस्ट है था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लेके आएंगे। आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना आपको किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। The more I get feedback from you, the more energized I will be and will be more ready. I'll be more willing to help you out. That's the only motivation to share the video with your friends. And आज का टॉपिक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में is money and inflation. So ready? So here we go with money and inflation. देखो, मनी एंड इन्फ्लेशन में क्या है? मनी सबसे पहली बात तो क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एग्जाम में लिख के मत आ जाना ये, लेकिन मनी क्लास 12 से करते आ रहे। मनी इज व्हाट? एनीथिंग विच परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी। क्लियर? एंड क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है मनी? मनी फंक्शंस परफॉर्म करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज को एक्सचेंज करना है, पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम में होता है, बट आज की डेट में रुपया पैसा के रूप में होता है। तो मनी, द मेन फंक्शन मनी इज टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? मनी हैज अ पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। दूसरा फंक्शन मनी जो आपको याद रखना है, फंक्शन मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिकली बता दूं मैं इस बार के सेमेस्टर्स में। वैल्यू ऑफ, वैल्यू का मेजरमेंट, मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज का वैल्यू हम लोग आसानी से मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी कैन बी इजीली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरे कमोडिटी के रेस्पेक्ट में वैल्यू करना होता जो कि बार्टर सिस्टम में होता था, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो। आपके पास में 5 लॉरी अल्फांसो मैंगोज है, इसका कीमत 5 लाख रुपए है, पर उस 5 लाख की कीमत को आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाओगे। बट इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश एंड बैंक बैलेंस के फॉर्म में यू कैन स्टोर इट। तो मनी परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, medium of exchange, measure of value, store of value. It also acts as a standard of deferred payment. डेफर्ड पेमेंट किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा पेमेंट जिसको आप डेफर कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, बाद में पेमेंट करो तो चलेगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट। एंड किसी भी चीज का जिसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना है, गुड्स के फॉर्म में अगर होता, अगेन बार्टर सिस्टम में तो डिफिकल्ट था,
money के form में that can easily be done. That is credit transactions. And hence money is the basis of the credit system. Clear? आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे एंड इफ यू कैन रिक्वेस्ट यू कैन गिव द कमेंट सेक्शन, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर को पिकअप किया, ये एक बहुत स्ट्रेट एंड इजी चैप्टर आपके लिए मोटिवेट यू कि यस हम ये तो लर्न कर सकते हैं आराम से, बहुत इजी है. क्लियर? बाकी का मनी के फंक्शन आप नहीं भी करो तो चलेगा. आपको 4 फंक्शन ध्यान में रखना है: मीडियम एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. Supply of money. Supply of money refers to what? एक बहुत वाइटल क्वेश्चन है जो अच्छी डेट में आता है एग्जाम्स में कई बार. सप्लाई ऑफ मनी मतलब कि कंट्री में, देश में, आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में मनी का सप्लाई कितना है. हाउ डू वी मेजर इट? सिंपली कि जितना करेंसी एंड कॉइन्स जनरल पब्लिक के पास में, आपके और हमारे पास में, वो तो मनी है ही. बट आज के ज़माने में बैंक में जो पैसा जमा पड़ा है आपका, वो भी तो मनी है. बट रिमेंबर, बैंक में आप कई तरह से पैसा जमा रखते हो. कहने का मतलब कई अकाउंट्स में, सेविंग्स अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स भी होता है. क्लियर? एंड अगेन पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है, लोग वहां भी पैसा जमा रखते हैं. अगेन पैसा, कमर्शियल बैंक्स का पैसा आरबीआई के पास में भी जमा पड़ा रहता है. करेक्ट? आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स का भी पैसा रहता है. सप्लाई ऑफ मनी का मेजरमेंट का 4 तरीका बेसिकली बहुत जमाने से चल रहा है, जो कि आरबीआई ने दे के रखा है कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या क्या है. और फिर एक नया मेजर भी है, वो अपने को समझना है क्या क्या है. क्लियर? एक बार ध्यान में रखोगे, मनी सप्लाई रेफर्स टू अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. मनी सप्लाई रेफर्स टू अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट? सप्लाई ऑफ मनी क्या लिखा है? refers to the stock of money held by the public at a point of time as a means of payment and store of value. पब्लिक के पास में कितना पैसा है? पब्लिक का मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है, बिजनेस फर्म्स भी है, इंस्टीट्यूट भी है, सब कुछ. क्लियर? तो मनी सप्लाई को लेकर के ना 4 चीजें हैं, ध्यान से देखोगे आप. क्या है? तो M1, M2, M3 एंड M4. M1 देखो क्या है? M1 is C plus ED plus OD. C stands for currency and coins with the public plus demand deposits of the public with the commercial bank and other deposits with the RBI. M1 refers to currency, notes and coins with the public. पब्लिक के पास में कितना करेंसी है, कितना नोट्स है, कितना कॉइन्स है. तो M1 इज व्हाट, क्या बता रहे थे अपने? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक. पब्लिक के पास में जो करेंसी एंड कॉइन्स है C. DD यू नो इज व्हाट? डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विथ द कमर्शियल बैंक्स. डिमांड डिपॉजिट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में आपका जो पैसा बैंक में जमा पड़ा है ना, उसको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं. क्योंकि वो पैसा आप ऑन डिमांड बैंक से जब इच्छा चाहो निकाल सकते हो. दैट इज कॉल्ड डीडी. एंड ओडी इज अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में अदर डिपॉजिट जो पड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड ओडी. M1 is demand deposits the public plus currency in circulation plus OD. C plus DD plus OD. M1 को आपको पता होना चाहिए, M1 is known as narrow money. एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज नैरो मनी. M1 is narrow money. क्लियर? बिकॉज उसका ना वैल्यू छोटा आता है, कम वैल्यू आता है. M2 देखोगे M1 से थोड़ा बड़ा होगा. कैसे?
बिकॉज M2 में M1 है प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। M2 में M1 है प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट में पब्लिक का जो पैसा पड़ा है वो भी इंक्लूडेड है। डेफिनेटली M1 के वैल्यू विल बी मोर देन M2। M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। और टाइम डिपॉजिट किसे कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। एंड M4 इज व्हाट? M4 इज M3 plus total deposits with the post office savings organization excluding national savings certificate। M3 plus post office savings account में जितना पैसा पड़ा है वो सब इंक्लूड हो जाता है, that becomes M4। M4 is known as broad money। तो अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है what is broad money, I hope you understand broad money is M4। ठीक है, हाई पावर्ड मनी, ये न्यू डेफिनेशन गिवन बाय आरबीआई। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी इज द बेसिक द मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई। अब बोले सर मनी तो आरबीआई ही क्रिएट करते हैं? बिल्कुल नहीं। जो बैंक में जो पैसा डिपॉजिट पड़ा है उससे बैंक वाले क्रेडिट क्रिएशन करते हैं ना, वो मनी मल्टीप्लाई करता है ना बार बार। तो आरबीआई ने जो पैसा क्रिएट किया है बेसिकली द कैश रिजर्व्स ऑफ द इकोनॉमी आर कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। By definition, high-powered money or the monetary base refers to the money produced by RBI and the government of India। Money produced by RBI and the government of India, उसके अंदर क्या होता है? कैश एंड करेंसी नोट्स तो होता ही है, कमर्शियल बैंक्स का कैश रिजर्व्स होता है एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, ओनली दैट इज नोन एज हाई पावर्ड मनी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके आता है, दैट इज ऑन इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? महंगाई। जब दाम कंस्टेंटली बढ़ते रहते हैं, जब प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, महंगाई जो बढ़ती है कंटिन्यूसली अगर बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्लियर? वेल, एक क्वेश्चन और जो आता है दैट इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि महंगाई क्यों बढ़ती है। व्हाट आर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? दोस्तों बहुत कॉमन सी बात है, महंगाई बढ़ने के पीछे दो बड़ा रीजन, एक डिमांड ज़्यादा होना और दूसरा सप्लाई कम होना। अगर किसी भी चीज़ का मार्केट में डिमांड ज़्यादा है एंड उसका सप्लाई कम है, डेफिनेटली उसका दाम बढ़ेगा। क्लियर? बेस्ड अपॉन दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ने के बहुत से रीजन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिमांड ज़्यादा क्यों है? लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर ज़्यादा है। अगर आपके हाथ में पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा कैसे? कंट्री में मनी इन सर्कुलेशन, जो मनी देश में सर्कुलेट कर रहा है अगर वो ज़्यादा है तो डेफिनेटली लोगों का परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो डिमांड ज़्यादा होगा, और डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई ज़्यादा होनी है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी अपने को ये समझना है दैट कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा क्यों है। महंगाई ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमने क्या बोला, डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास में परचेजिंग पावर ज्यादा है। परचेजिंग पावर ज्यादा क्यों है? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है। मनी सप्लाई कहां से आया? दैट इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये दो पॉइंट को समझो आप ध्यान से, कि गवर्नमेंट, हम लोग जानते हैं जैसे हमारे जैसे देश में गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है। गवर्नमेंट बजट्स में, कि आने वाले साल के बजट में हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा ज़्यादा रहता है और एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स कम। तो खर्चा ज़्यादा है, रिसिप्ट्स कम है, तो बाकी जो डेफिसिट रहा वो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट नया नोट्स, आरबीआई नया नोट्स प्रिंट करके गवर्नमेंट को लोन देता है, उससे गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है। गवर्नमेंट नया मेट्रो रेल बनाएगा, नया ब्रिजेस बनाएगा, नया डैम्स बनाएगा, नया स्कूल्स, नया कॉलेजेस, ये गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। जो खर्चा कर रहा है ये पैसा देश में ही तो सर्कुलेट हो जाएगा। ये पैसा सीमेंट बनाने वाली कंपनी को मिलेगा, आयरन रॉड बनाने वाली कंपनी को मिलेगा, वर्कर्स को मिलेगा जो लोग काम कर रहे हैं। ये पैसा
देश के सर्कुलेशन में आ जाता है, देश में क्वांटिटी मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है, लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, एंड डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन तो होगा ही। देयर इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ, इतनी ज्यादा आबादी है, डिमांड तो ज्यादा होना ही है, डिमांड ज्यादा तो इन्फ्लेशन होना ही है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आपको मिलेगा, होर्डिंग। व्हाट इज दिस होर्डिंग ऑल अबाउट? होर्डिंग किसे कहते हैं? होर्डिंग इज कालाबाजारी, राइट? जब लोग, हमारे यहाँ देश में कई बार ऐसा होता है, हर 5-10 साल में ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, जब प्याज का दाम बढ़ जाता है, जब दाल का दाम बढ़ जाता है, बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं मालूम है? ह्यूज क्वांटिटी में इन सामान को उठा उठा के अपने गोडाउन्स में भरते रहते हैं हर प्राइस पे। इससे मार्केट में स्केर्सिटी क्रिएट हो जाती है, सप्लाई कम मार्केट में, मार्केट दाम बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली दैट इज इलीगल। जेन्युइन शॉर्टेजेस, कभी कभी जेन्युइन शॉर्टेज होता है, कैसे? रेनफॉल कम हुआ, बारिश कम हुई, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, जिसकी वजह से सामान का प्रोडक्शन कम हुआ, एंड उसके चलते सप्लाई कम तो प्राइसेस ज्यादा होना ही है। एक्सपोर्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि सामान हमारे यहाँ से सामान हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर देते हैं, तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई क्या होती है? कम हो जाती है। सामान था बट एक्सपोर्ट में ज्यादा चला गया, तो हमारे यहाँ शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज होगा तो इन्फ्लेशन इज बाउंड टू हैपन। क्लियर? अगेन एक और पॉइंट, जैसे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी द गवर्नमेंट किसे पता है? ये क्या चीज लेकर के हैं? इन सालों में गवर्नमेंट कई सारी कमोडिटीज में एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने लग गए हैं, कि मार्केट प्राइस अगर इससे कम हो गया, किसान आप चिंता मत करो, हम आपसे इस प्राइस पर सामान खरीद लेंगे। जाहिर सी बात है, अब मार्केट में किसी भी बिजनेसमैन को अगर अनाज खरीदना है, तो फार्मर को उस एमएसपी से ज्यादा प्राइस ही ऑफर करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन तो होना है। हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट एमएसपी नहीं लाता तो मे भी मार्केट प्राइस कम रहता, बट एनीवेज एमएसपी, इसका ये नहीं कि मैं एमएसपी के अगेंस्ट हूं, मैं बता रहा हूं इन्फ्लेशन का कॉजेस क्या है। क्लियर? जैसे एक पॉइंट है, अपवर्ड रिवीजन ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस किसे कहते हैं? जैसे एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर का दाम गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर करके रखा है, मतलब कंट्रोल करके रखा है, इसी दाम पे एलपीजी बिकेगा। पेट्रोल, डीजल, ये सब के प्राइसेस एडमिनिस्टर्ड है। जैसे ही इनके दाम बढ़ेंगे, कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाता है। पेट्रोल, स्पेशली पेट्रोल का दाम जैसे ही बढ़ेगा, हर चीज का दाम बढ़ जाता है, बिकॉज पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेट्रोल से कनेक्टेड होती है। क्लियर? नेक्स्ट, इन्फ्लेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक समझना जरूरी है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। दो तरह का इन्फ्लेशन होता है, वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आने वाले सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए। क्लियर? डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज व्हाट? ये कब होता है? जब एक्सेस डिमांड के चलते, कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, उसके चलते जब इन्फ्लेशन हो रहा है। बात समझ में आया? देन दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक और इन्फ्लेशन का फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज व्हाट? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने के वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत, हम जो सामान बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, उसके वर्क लेबरर्स का वेजेस बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसके चलते क्या होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा एंड दैट इज पुशिंग द प्राइसेस अप। दो तरह का इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर? ये दोनों का डिफरेंसेस भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। अभी उसके पहले एक और जो पॉइंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। हाउ डू वी कंट्रोल द इन्फ्लेशन? गवर्नमेंट, ऑब्वियसली आपके और मेरे बस की बात नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। अगर क्लास 12 में बैंक वाला चैप्टर थोड़ा सा याद हो, क्रेडिट कंट्रोल करने का, ये काफी हद तक उससे कनेक्टेड है, बिकॉज हमने क्या कहा, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रीजन क्या है? डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है? लोगों के पास में परचेसिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है।
तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे मनी सप्लाई कंट्री में कम हो जाए। उसके लिए बैंक वाले चैप्टर का आपको याद करो, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव मेजर्स। गवर्नमेंट कई सारे मेजर्स अपनाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लोग जैसे बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी में जनरल मेजर्स और क्वांटिटेटिव मेजर्स। गवर्नमेंट कैसे कदम उठाएंगे जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। वन इज इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट इज व्हाट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। सेंट्रल बैंक अगर अपना बैंक रेट बढ़ा देगा, कमर्शियल बैंक्स अपना लेंडिंग रेट भी बढ़ा देंगे एंड उससे इंटरेस्ट रेट्स कंट्री में बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। लोग लोन लेना कम कर देंगे, कंट्री में मनी सप्लाई, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। क्लियर? इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक के पास में जो पैसा आता है, जो पैसा आप और हम बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, उस पैसे से कमर्शियल बैंक वाले क्या करते हैं, लोन देते हैं। अगर सेंट्रल बैंक, हम लोग जो पैसा बैंक में जो जो जमा रखते हैं, वो पूरा पैसा कमर्शियल बैंक लोन नहीं देता है, उसमें से कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास में रखना होता है, आरबीआई के पास में रखना होता है एज रिजर्व रेशियो। दो तरह का रिजर्व होता है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अपने पास जितना डिपॉजिट का पैसा आ रहा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज तो कमर्शियल बैंक को अपने पास में रखना होता है, दैट इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और डिपॉजिट एक सर्टेन परसेंटेज उनको आरबीआई के पास में रखना होता है, दैट इज कॉल्ड CRR। ये दोनों मिला के हम लोग उसको रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं। एंड इस रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना रखना है ये आरबीआई डिसाइड करता है। एंड ये रिजर्व रिक्वायरमेंट जब ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स का कम हो जाएगा, लोन कम दे पाएंगे। क्लियर? एंड रिजर्व रेशियो को अगर कम कर दिया जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रिजर्व रेशियो को क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा। कौन बढ़ाएगा? आरबीआई, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस किससे कहते हैं? जब कमर्शियल बैंक्स, जब सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ओपन मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स का परचेज एंड सेल करता है। इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कमर्शियल बैंक्स भी पैसा इन्वेस्ट करती है, जनरल पब्लिक भी इन्वेस्ट करती है। तो अगर इन्फ्लेशन का दौर है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, सेंट्रल बैंक अपना बॉन्ड्स इशू करता है मार्केट में, आप और हम उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं, हमारा पैसा कमर्शियल बैंक से निकल करके आरबीआई के पास में चला जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है। मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। सिलेक्टिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, मतलब कुछ ऐसे मेथड्स जिससे गवर्नमेंट इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में क्रेडिट का फ्लो को कम या बेसिक कर सकता है। जनरल मेथड से ओवरऑल क्रेडिट कम बेसी हो जाता है, सिलेक्टिव मेथड से किसी एक सेक्टर में या किसी दो सेक्टर में हम लोग मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लेशन का दौर है, हमें कम करने की बात करनी है। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, बैंक वाले को बोल देगा कि आप लोग अपना मार्जिन मनी को बढ़ा दो। जब भी कोई लोग लोन लेने आते हैं, बैंक वाला जो लोन सैंक्शन करता है ना, सिक्योरिटी लेता है, तो सिक्योरिटी के वैल्यू पे बैंक वाला एक मार्जिन डिडक्ट करने के बाद में लोन सैंक्शन करता है। जैसे कि अगर आप 50 लाख का कोई चीज सिक्योरिटी दे रहे हो, बैंक वाला 50 लाख का लोन नहीं देगा, उसमें से मे भी बैंक वाला 40% मार्जिन काटेगा। सैंपल के तौर पे अगर 40% काटता है, 20 लाख कटा, तो आपको लोन सैंक्शन होगा 30 लाख का। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो पहले मार्जिन मनी 20% था, तो आपको 50 लाख पे 20% कटा, 40 लाख का लोन मिल जाता था। अब अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट क्या करेगा, मार्जिन मनी को बढ़ाने बोल देगा बैंक्स को। क्लियर? इस तरह के कई सारे मेजर्स हैं जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और जैसे है नॉन मॉनेटरी पॉलिसी, या उसके पहले जनरल
मेजर्स बताएं अगर आपको। एक गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट पैसा बोरो करता है बॉन्ड्स इशू करके, वो वाला। नॉन मॉनेटरी पॉलिसीज में गवर्नमेंट प्राइसेस पे कंट्रोल लगा देता है, गवर्नमेंट वेजेस के ऊपर में कंट्रोल लगा देता है, दैट वेजेस एक लेवल से बेसी नहीं बढ़े। मेथड्स बाय विच इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड इन द इकोनॉमी। एक इसके बाद आप देखोगे कि डिमांड फॉर मनी, मनी का डिमांड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मनी डिमांड करने का लोगों का तीन पर्पस होता है, एंड दोस थ्री पर्पसेस बेसिकली आर ट्रांजैक्शन मोटिव, एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, और एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव इज व्हाट, कि हमको डे टू डे एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस इंकर करने के लिए, चाहे बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को डे टू डे का खर्चा, गुड्स परचेज करना है, सैलरी वेजेस रेंट का पेमेंट करना है, ये सब कुछ के लिए पैसा चाहिए, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, लोग इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने पास है पैसा होल्ड करके रखते हैं, हर हाउस होल्ड वाला अपने पास है थोड़ा पैसा होल्ड करके रखता है कि क्या पता कल कोई इमरजेंसी आ जाए तो पैसा चाहिएगा। और एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, कि स्पेकुलेशन करने का, अचानक से कुछ पैसा कमाने का स्कीम आ गया, कुछ स्पेकुलेट करने का कि हाँ इस शेयर में पैसा लगाओ, इसका दाम बढ़ने वाला है। मौके का फायदा तुम तभी उठा पाएंगे जब मेरे पास है हाथ में। हाँ, तो लोग स्पेकुलेशन का फायदा उठाने के लिए भी पैसा अपने हाथ में रखते हैं। द थ्री पर्पसेस फॉर विच मनी इज डिमांडेड। क्लियर? नेक्स्ट, डिमांड फॉर मनी बेसिकली refers to what? Demand for money refers to the total amount of money that individuals, businesses, and governments are willing to hold in cash or in easily accessible forms. Or in other words, the demand for money is the total amount of money that the population of the economy wants to hold. डिमांड फॉर मनी किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक देखोगे अपना इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स जितना ज्यादा होगा, लोग उतना ही ज्यादा पैसा बैंक में रखना चाहेंगे, लिक्विड कैश उतना ही कम रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि लालच रहेगा दैट हम इंटरेस्ट से पैसा कमाएंगे, हाँ या ना? डिमांड फॉर मनी एंड द इंटरेस्ट रेट्स आर इनवर्सली रिलेटेड, बिकॉज जितना ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, लोगों को उतना ही मोटिवेशन रहेगा, उतना ही इंसेंटिव रहेगा कि पैसा हाथ में कम रखे, बैंक में ज़्यादा रखे तो ज़्यादा ब्याज कमाएंगे और मनी विल मल्टीप्लाई। और लोअर द इंटरेस्ट रेट, हायर विल बी द डिमांड फॉर मनी। इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा, लोग कैश में, लोग अपने हाथ में पैसा ज़्यादा रखना चाहेंगे खर्चा के लिए। क्लियर? इनकम लेवल्स, ऑब्वियसली डिमांड फॉर मनी इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। क्लियर? लोगों का इनकम लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा आपका खर्चा भी तो बढ़ेगा। लोअर इनकम लो डिमांड, हाई इनकम लेवल हाई डिमांड। मनी और क्यों डिमांड किया जाता है, मनी किन फैक्टर्स पे मनी का डिमांड डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट्स था, मनी का डिमांड इफेक्टेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इनकम लेवल्स। अगेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर रहता है, अगर इकोनॉमी जितनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, लोग टेंशन फ्री रहेंगे, तो लिक्विड मनी अपने हाथ में कम होल्ड करके रखना चाहेंगे। और इकोनॉमी जितनी अनस्टेबल रहेगी, लोगों के मन में उतना ही डर रहेगा, तो लोग उतना ही ज़्यादा पैसा अपने पास में रखना चाहेंगे। क्लियर? सेम केस विथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सेम केस विद ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस का इफेक्ट लोकल डिमांड फॉर मनी पे पड़ता है। क्लियर? ग्लोबली अगर रेसेशन है, रेसेशन है मतलब बुरा समय चल रहा है, इकोनॉमी सिर्फ डाउन चल रही है, तो लोग ज्यादा पैसा अपने हाथ में रखना चाहेंगे। सिंपल सा बात है, वो सब चीजें। क्लियर? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, आई जस्ट एक्सप्लेन यू राइट नाउ। क्लियर? इस चैप्टर से ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे को बताए थे ना, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आएंगे, आपको लर्न करना होगा दोस्तों।
मिसगाइड नहीं करूँगा। कोई भी वीडियो आप देखो बिल्कुल समझने के लिए है, लेकिन लर्न करने के लिए हैव टू लर्न, एग्जाम में लिख पाने के लिए हैव टू लर्न। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल बी देयर फॉर यू।